एक बहुत ही खौफनाक मंजर इमेजिन कीजिए। आधी रात का वक्त है और अचानक पुलिस किसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। सुनने में ही किसी थ्रिलर मूवी जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और उस इंसान को बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता है और रातों रात सीधे जेल की कोठरी में डाल दिया जाता है। राइट। अब जब उस व्यक्ति का परिवार न्याय की गुहार लगाने अदालत पहुंचता है तो जज उनकी तरफ देखकर कहता है कि मुझे पता है कि जिस कानून के तहत ये गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से अनफेयर, इलॉजिकल और मनमाना है। आउच। हाँ, लेकिन जज कहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सरकार ने एक प्रक्रिया बनाई है, एक कानून पास किया है और उसी के तहत गिरफ्तारी हुई है, इसलिए ये इंसान जेल में ही रहेगा। मतलब सुनकर किसी डिक्टेटरशिप या डिस्टोपियन सोसाइटी जैसा लगता है। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे ये किसी डिस्टोपियन फिक्शन की कहानी हो। लेकिन हकीकत ये है कि 1950 में भारत की आज़ादी और संविधान लागू होने के ठीक बाद हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की बिल्कुल यही व्याख्या की थी। या जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में सोचना भी मुश्किल है। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही रोमांचक और ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा मिशन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और उसके साथ जुड़े आर्टिकल 21A के एवोल्यूशन को गहराई से समझना। बिल्कुल। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे संविधान की सिर्फ एक सिंगल लाइन की किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, वो आज एक मैसिव अम्ब्रेला बन चुकी है। राइट। एक ऐसा छता जो आज के दौर में प्राइवेसी, डिग्निटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और यहाँ तक कि सम्मान के साथ मरने के अधिकार को भी अपने अंदर समेटे हुए है। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, जरूर। तो सबसे पहले उस 1950s के दौर में वापस चलते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया। ये मामला था ए.के. गोपालन केस का। मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत बार बार जेल में डाला जा रहा था। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सारी बहस इस बात पर थी कि आर्टिकल 21 का असली मतलब आखिर है क्या। क्योंकि आर्टिकल 21 के शब्द तो बहुत ही सीधे हैं। हाँ, बहुत सीधे लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी किसी भी नागरिक या गैर नागरिक की जान या आज़ादी तभी छीनी जा सकती है जब वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत हो। राइट। लेकिन उस वक्त दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इन शब्दों का बिल्कुल शाब्दिक यानी लिटरल मीनिंग निकाला। कोर्ट का नजरिया बहुत ही नैरो था उस दौर में। उन्होंने माना कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल लिबर्टी है। अच्छा, मतलब जब तक किसी को फिजिकली इलीगल तरीके से कैद नहीं किया गया है तब तक सब ठीक है। बिल्कुल। इसको ना एक क्रिकेट मैच की एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए क्रिकेट के नियम की किताब में लिखा है कि अंपायर के फैसले के बिना कोई खिलाड़ी आउट नहीं होगा। ठीक है। अब अगर अंपायर जानबूझकर बिना किसी लॉजिक के या किसी बिल्कुल ही गलत नियम के आधार पर किसी खिलाड़ी को आउट दे दे तो क्या हम उसे फेयर मानेंगे? 1950 के सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यही कहा था कि अगर अंपायर ने फैसला दे दिया है यानी संसद ने कानून बना दिया है तो कोर्ट उसमें दखल नहीं देगा। वाओ, हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि वो कानून खुद में फेयर है या अनफेयर, बस कानून होना चाहिए। जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार अगर चाहे तो कोई भी बेतुका कानून बनाकर किसी की भी आज़ादी छीन सकती थी। एग्जैक्टली। और ये एक ऐसी खामी थी जिसे हमेशा के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था। और इस सवाल का जवाब और भारतीय न्यायपालिका का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1978 में। ओह, आप मेनका गांधी केस की बात कर रहे हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, इस केस की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद एक नई सरकार आई थी और अचानक से मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया बिना किसी रीजन के। उन्होंने रीजन पूछा तो सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में किया गया है। ना कोई सुनवाई हुई, ना अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिया गया। खटखटाया। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस के उस 28 साल पुराने नैरो फैसले को
पूरी तरह से पलट दिया। और यहीं से सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस की एंट्री होती है, राइट? एग्जैक्टली, सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस। अब इसको आसान भाषा में समझें तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ कानून का होना या किसी प्रोसीजर का होना ही काफी नहीं है। राइट। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाले कानून और उसकी प्रक्रिया को उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होना ही पड़ेगा, यानी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। मतलब वो प्रक्रिया मनमानी या ओप्रेसिव नहीं हो सकती। हाँ, एर के फैसले का सिर्फ होना काफी नहीं था, उस फैसले का निष्पक्ष होना भी जरूरी कर दिया गया। बिल्कुल सही। और इसी केस से एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जिसे द गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। हाँ, द गोल्डन ट्रायंगल, आई लव दिस कॉन्सेप्ट। मैंने पढ़ा था इसके बारे में। आमतौर पर संविधान को पढ़ते हुए हम आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी का अधिकार है, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और मूवमेंट वगैरह है, और आर्टिकल 21 को अलग-अलग खांचों में देखते हैं। हाँ, नॉर्मली लोगों ने आइसोलेटेड कंपार्टमेंट्स मानते थे। राइट, अलग-अलग आइलैंड्स। लेकिन मनेका गांधी केस ने साबित किया कि ये तीनों एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। अगर सरकार का कोई कानून आर्टिकल 21 के तहत किसी की लिबर्टी छीनता है, तो उस कानून को आर्टिकल 14 की इक्वालिटी टेस्ट पर भी खरा उतरना होगा। हाँ, और आर्टिकल 19 के तहत दी गई बेसिक फ्रीडम्स का भी सम्मान करना होगा। ये गोल्डन ट्रायंगल राज्य की मनमानी को रोकने की सबसे बड़ी शील्ड बन गया। बहुत सही तरीके से समझाया आपने। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्या इस न्यायपूर्ण प्रक्रिया और इन अधिकारों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में, जैसे इमरजेंसी के दौर में, सस्पेंड किया जा सकता है? ओह, ये तो सिर्फ एक थियोरेटिकल डिबेट नहीं थी ना, भारत के इतिहास में तो ये सच में हुआ था। हाँ, ये एक भयानक हकीकत बनकर सामने आई थी। चलिए चलते हैं 1975 की इमरजेंसी के उस दौर में और बात करते हैं एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस की, जो 1976 का केस है। इसको अक्सर हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। उस दौर की सच्चाई वैसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रात के अंधेरे में पुलिस राजनेताओं, छात्रों और पत्रकारों को उठा रही थी और उन्हें मिसा के तहत बिना सुनवाई के जेलों में ठुसा जा रहा था। एग्जैक्टली। और जब इन मनमानी गिरफ्तारियों के खिलाफ लोग कोर्ट्स में गए तो उन्होंने हेबियस कॉर्पस की रिट दायर की। अब ये हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी, यानी शरीर को प्रस्तुत करना, राइट? हाँ, दुनिया भर में ये न्याय व्यवस्था का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर राज्य ने किसी को कैद किया है तो उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करना होगा और उसकी गिरफ्तारी का वैलिड लीगल रीजन बताना होगा। अगर रीजन ठीक नहीं है तो जज उसे फ्री कर सकता है। बिल्कुल। तो जब ये एडीएम जबलपुर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बड़ा सवाल ये था कि क्या इमरजेंसी के दौर में नागरिकों के पास हेबियस कॉर्पस के जरिए अदालत जाने का अधिकार बचता है? और इसका जो जवाब आया वो बहुत ही निराशाजनक था। सबसे ज्यादा निराशाजनक। सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच ने फैसला सुनाया कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है और इसलिए इल्लीगल डिटेंशन के खिलाफ कोर्ट जाने का कोई राइट किसी के पास नहीं है। माय गुडनेस, इसका सीधा मतलब तो ये था कि देश में रूल ऑफ लॉ बचा ही नहीं। हाँ, जीरो। सरकार चाहे तो किसी भी बेगुनाह को जेल में डाल दे और देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस घने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी। एक हीरोइक डिसेंट, सही पकड़ा। वो किरण थी जस्टिस HR खन्ना का ऐतिहासिक डिसेंट या ऐसे अहमद फैसला। उन्हें अच्छी तरह पता था कि सरकार के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होगा। उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका गंवाना पड़ा था ना इसके लिए। बिल्कुल, वो बनने वाले थे, पर सरकार ने उन्हें बाईपास कर दिया। लेकिन उन्होंने निडर होकर मेजॉरिटी के खिलाफ अपना तर्क रखा। उन्होंने कहा कि बिना ट्रायल के किसी को भी कस्टडी में रखना पर्सनल लिबर्टी के बिल्कुल खिलाफ है। राइट। और उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान का दिया हुआ कोई तोहफा नहीं है, ये इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है और कोई भी इमरजेंसी से छीन नहीं सकती। वाओ, ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जैसे इतिहास में होता है, आखिरकार सच की जीत हुई, क्योंकि इमरजेंसी के बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट लाया गया। हाँ, 44वां संविधान संशोधन, जिसमें ये परमानेंट कर दिया गया कि फ्यूचर में आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली।
और इस कहानी का सबसे खूबसूरत अंत तो तब हुआ जब दशकों बाद 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने उस 1976 के एडीएम जबलपुर के मेजॉरिटी फैसले को ऑफिशियली पलट दिया। ओह, फॉर्मली ओवररूल कर दिया। हाँ, कोर्ट ने माना कि वो फैसला एक ऐतिहासिक भूल थी और जस्टिस खन्ना का नजरिया ही हमेशा से सही था। ये सच में एक फुल सर्कल मोमेंट था। तो अब हमने देखा कि इमरजेंसी के उस खौफनाक एक्सपीरियंस और मेनका गांधी केस की मजबूत नींव पर खड़े होकर आर्टिकल 21 का दायरा फैलने लगा। अदालतों ने समझना शुरू किया कि सिर्फ फिजिकल इम्प्रिजनमेंट से बाहर रहना या सिर्फ सांस लेना लाइफ नहीं है। राइट। एक सच्चे जीवन का अर्थ है एक गरिमापूर्ण या डिग्निफाइड जीवन जीना। और यहीं से शुरू होता है इन इम्प्लिसिट राइट्स के उदय का दौर। एक एक करके उन अधिकारों को मान्यता मिली जिनके बारे में संविधान निर्माताओं ने शायद एक्सप्लिसिटली लिखा भी नहीं था। हाँ, जैसे कि के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017, जिसे हम आमतौर पर आधार केस भी कहते हैं। हाँ वही, जिसमें बहुत बड़ा सवाल उठा था कि क्या सरकार को नागरिकों के हर एक डेटा पर नजर रखने का अधिकार है। और कोर्ट ने हिस्टोरिकल जजमेंट देते हुए राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट माना। आप ही सोचिए, अगर कोई इंसान हमेशा सर्वेलेंस में है, कोई उसके मैसेजेस पढ़ रहा है, उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, तो क्या वो कभी आजाद महसूस करेगा? कभी नहीं। प्राइवेसी के बिना डिग्निटी की कल्पना ही बेमानी है। और निजता और गरिमा का सीधा कनेक्शन तो हमारी आइडेंटिटी से भी है ना। इंसान खुद को कैसे देखता है, सोसाइटी उसे कैसे देखती है, ये पर्सनल ऑटोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जाहिर बात है। और इस कॉन्टेक्स्ट में नालसा 2014 केस एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। इस केस से पहले तक ट्रांसजेंडर्स को लीगली वो पहचान नहीं मिली थी जिसके वो हकदार थे। हाँ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक ऐसी आइडेंटिटी के साथ जीने के लिए मजबूर करना जिसे वो अपना मानते ही नहीं, ये उनकी डिग्निटी का क्लियरली वायोलेशन था। नालसा जजमेंट ने उन्हें थर्ड जेंडर की मान्यता दी। बिल्कुल। और क्लियर किया कि जेंडर आइडेंटिटी चुनना किसी भी व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी का कोर है। इसी ऑटोनॉमी की लड़ाई एक और सेंसिटिव मुद्दे पर लड़ी गई थी, नवतेज सिंह जौहर 2018 केस में। राइट, जिसने सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन किया था और अडल्ट्स के बीच कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज किया। इस फैसले ने उन लाखों लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ दी जिन्हें सिर्फ इसलिए अपराधी माना जाता था क्योंकि वो सोसाइटी के सो कॉल्ड नॉर्मल से अलग किसी से प्यार करते थे। हाँ, और नवतेज जौहर केस में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस कॉमन मोरालिटी। ओ, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सोसाइटी की एक अपनी मोरालिटी होती है, कॉमन मोरालिटी, जो इस बात पर बेस्ड होती है कि मेजॉरिटी क्या सही मानती है। एग्जैक्टली, जो पुरानी परंपराओं या प्रेजुडिसेस पर भी बेस्ड हो सकती हैं। और सरकार अक्सर इसी आम नैतिकता पर कानून बनाती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सोसाइटी की यह आम धारणा संविधान की नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर हावी नहीं हो सकती। मतलब अगर मेजॉरिटी सोसाइटी किसी चीज को पसंद नहीं करती तो सिर्फ इस ग्राउंड पर किसी माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जा सकते। वही तो आर्टिकल 21 इंश्योर करता है कि जब भी इन दोनों मोरालिटीज में टकराव होगा, जीत हमेशा व्यक्ति की ऑटोनॉमी और उसकी डिग्निटी की होगी। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमें जोसेफ शाइन 2018 केस में भी दिखी थी, जिसने 150 साल पुराना अडल्ट्री लॉ यानी सेक्शन 497 को रद्द कर दिया। हाँ, अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया। क्योंकि इसमें मुद्दा ये नहीं था कि अडल्ट्री मॉरली सही है या गलत, मुद्दा था उस कानून का मैकेनिज्म। वो आर्काइक कानून महिलाओं को इंडिपेंडेंट इंसान नहीं बल्कि उनके पति की प्रॉपर्टी मानता था। राइट, वो कानून औरतों की ऑटोनॉमी और इक्वालिटी के बिल्कुल खिलाफ था, इसलिए उसे आर्टिकल 14 और 21 का वायोलेशन माना गया। अमेजिंग। अब देखिए, अब तक हमने बात की गरिमापूर्ण जीवन जीने की, लेकिन क्या ये डिग्निटी का अधिकार इंसान की मृत्यु तक, उसके आखिरी पलों तक जाता है? ये बहुत ही डीपली फिलोसॉफिकल और सेंसिटिव पॉइंट है और 2018 के कॉमन कॉज केस ने इसी को एड्रेस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है, जिसके तहत उन्होंने पैसिव यूथनेशिया को लीगल मान्यता दी थी। हाँ, लेकिन यहाँ पैसिव शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मरीज को कोई लीथल इंजेक्शन देकर उसकी जान ली जा रही है। वो एक्टिव यूथनेशिया होता है जो इंडिया में इलीगल है। राइट। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है कि अगर कोई मरीज ऐसी मेडिकल कंडीशन में है जहां उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची और लाइफ सपोर्ट सिस्टम से सिर्फ उसकी पीड़ा और पेन को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, तो उस लाइफ सपोर्ट को हटा लेने का अधिकार। मतलब मरीज को आर्टिफिशियली एक दर्दनाक अवस्था में
फंसाए रखने के बजाय उसे डिग्निटी के साथ नेचर के हवाले करने का अधिकार। एग्जैक्टली। तो अब तक इस सफर में हमने देखा कि कैसे आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, आइडेंटिटी और यहाँ तक कि डिग्निफाइड डेथ जैसे अधिकार एस्टैब्लिश हुए। लेकिन अब ना एक पल के लिए रुककर सोचते हैं। मान लीजिए देश के किसी गांव में एक व्यक्ति रहता है। कागजों पर उसके पास प्राइवेसी का अधिकार है, अपनी पहचान चुनने का अधिकार है, लेकिन वो इंसान कंप्लीटली अनपढ़ है। वो घोर गरीबी में जी रहा है। राइट। बचपन से ही उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा और उसे किसी कारखाने में मजदूरी करनी पड़ी। अब एक सवाल है, क्या वो व्यक्ति कभी अपने इन शानदार राइट्स का मतलब समझ पाएगा? क्या वो सच में इनका इस्तेमाल करके एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाएगा? जवाब है शायद कभी नहीं, क्योंकि सिर्फ आज़ादियां दे देना काफ़ी नहीं होता ना। उन आज़ादियों को यूज़ करने की कैपेसिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी तो देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और यहाँ से हमारी आज की इस चर्चा का अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है, आर्टिकल 21A, यानी राइट टू एजुकेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि जिस देश का संविधान 1950 में लागू हुआ, वहाँ इस बात को फॉर्मली रियलाइज करने में 50 साल से ज़्यादा लग गए कि बिना एजुकेशन के डिग्निटी इम्पॉसिबल है। क्योंकि ओरिजिनल संविधान में तो शिक्षा का पॉइंट आर्टिकल 45 में DSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा था। हाँ, DSP एक तरह से सरकार के लिए संविधान निर्माताओं की बनाई भी एक विश लिस्ट थी। विश लिस्ट, हाँ ये सही वर्ड है। उन्होंने कहा कि भाई जब राज्य के पास पैसे हों, रिसोर्सेज हों, तब आप बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की कोशिश कीजिएगा। ये एक गाइडलाइन थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कैच ये थी कि आप इसके लिए सरकार पर कोर्ट में केस नहीं कर सकते थे। अगर एजुकेशन नहीं मिल रही तो कोई नागरिक कोर्ट जाकर ये डिमांड नहीं कर सकता था कि ये मेरा अधिकार है, मुझे दो। वही तो। लेकिन फिर आया एक बड़ा बदलाव 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट। इसने इस विश को एक एब्सोल्यूट लीगल डिमांड में बदल दिया। आर्टिकल 21A को संविधान में जोड़ा गया और बाद में 2009 के RTA एक्ट के जरिए इसे जमीन पर लागू किया गया, जिसका मैंडेट बहुत क्लियर है। राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हर हाल में इंश्योर करेगा। अब ये सरकार की दया नहीं, लीगली बाइंडिंग हो गया। और एक बात, आर्टिकल 21A को कभी आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। इसकी असली जरूरत समझने के लिए हमें इसे आर्टिकल 21 यानी डिग्निटी और आर्टिकल 24 यानी चाइल्ड लेबर से बचाओ, दोनों के साथ जोड़कर पढ़ना होगा। सही कहा। आर्टिकल 24 तो डायरेक्टली 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज और माइंस में काम करने से रोकता है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि सिर्फ पेपर पर कानून बनाकर बच्चों को काम करने से नहीं रोका जा सकता। कोई भी माँ बाप खुशी से अपने छोटे बच्चे को गाड़ी पर या कारखाने में काम करने नहीं भेजता। उसके पीछे का रूट कॉज तो पॉवर्टी है ना, गरीबी। बिल्कुल। जब तक भूख है चाइल्ड लेबर होता रहेगा, और जब तक एक बच्चा लेबर कर रहा है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा, और एक शोषित बच्चा आर्टिकल 21 वाली डिग्निटी कभी महसूस नहीं कर सकता। तो इस विशियस साइकिल को तोड़ने का एक ही रास्ता है, और वो है एजुकेशन। शिक्षा ही वो ब्रिज है जो एक मार्जिनलाइज्ड बच्चे को आर्टिकल 21 के गरिमामय जीवन तक ले जाती है। एग्जैक्टली। आर्टिकल 21A ने ये इंश्योर किया कि जो डिग्निटी आर्टिकल 21 में दी गई है वो सिर्फ प्रिविलेज्ड क्लास या पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम्स तक लिमिटेड न रहे, बल्कि सोसाइटी के सबसे निचले तबके तक पहुंचे। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव के टेकअवेज को समेटें तो एक बात शीशे की तरह साफ है। आर्टिकल 21 सिर्फ कानून की किताब में छपा कोई लाइफलेस सेंटेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक लिविंग ट्री की तरह है, एक ऐसी जीवंत स्ट्रक्चर जिसकी जड़ें संविधान में हैं, लेकिन जिसकी शाखाएं वक्त और सोसाइटी की नई जरूरतों के हिसाब से कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये सफर गोपालन केस की उस तंग और लिटरल इंटरप्रिटेशन से शुरू हुआ। फिर मेनका गांधी केस ने इसमें फेयर और जस्ट होने की रोशनी डाली, इमरजेंसी के उस डार्क फेज और ADM जबलपुर के सेटबैक से लड़कर ये पेड़ बाहर निकला और पहले से कहीं ज्यादा रोबस्ट हुआ। आज देखिए, पुट्टास्वामी केस में प्राइवेसी, नालसा और नवतेज जौहर में ऑटोनॉमी, कॉमन कॉज में डिग्निफाइड डेथ। इस एक सिंगल आर्टिकल ने इंडियन डेमोक्रेसी को एक नई, डीपली ह्यूमन फॉर्म दे दी है।
और साथ ही आर्टिकल 21A ने आने वाली जनरेशन की गारंटी ले ली है कि वो इन राइट्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, एक्चुअल में जिएंगे। बिल्कुल सही समरी है ये। तो आज की इस चर्चा को रैप अप करने से पहले मैं एक बहुत ही नया और थोड़ा प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहती हूँ सोचने वालों के लिए। ओ जरूर, बताइए। 1. हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे जेंडर आइडेंटिटी, डिजिटल डेटा और डेथ तक को कवर करता है। लेकिन जरा आने वाले फ्यूचर की तरफ देखिए। टेक्नोलॉजी जिस अनबिलीवेबल स्पीड से आगे बढ़ रही है, एआई या न्यूरल लिंक जैसी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजीज अब कोई साईफाई मूवी का हिस्सा नहीं रही, ये प्रैक्टिकली रियलिटी बन रही हैं। हाँ, ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं इनके। राइट। तो जब माइक्रोचिप सीधे इंसान के ब्रेन में फिट होने लगेंगी, जब मशीन्स हमारे रॉ थॉट्स को डिकोड करने लगेंगी, तब क्या होगा? जरा सोचिए, जब राज्य या कोई मैसिव टेक कंपनी आपके थॉट्स को डायरेक्टली हैक कर सकेगी, तब इस प्राइवेसी का क्या मतलब रह जाएगा? माइंड बेंडिंग, ये तो प्राइवेसी का बिल्कुल ही नया डायमेंशन होगा। अरे, दिमाग और थॉट्स को हैक होने से बचाने का फंडामेंटल राइट। मुझे तो लगता है फ्यूचर का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड यही होने वाला है। आपकी जमीन या डेटा नहीं, आपके खुद के विचार। एग्जैक्टली। क्या आर्टिकल 21 आने वाले इस साइबॉर्ग एरा में हमारी ह्यूमैनिटी को बचा पाएगा? ये एक ऐसा डीप सवाल है जिसका कोई रेडीमेड जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को, अदालतों को और हम सबको इस बारे में सोचना पड़ेगा। इन्हीं सवालों के साथ आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।